मैं विक्रांत जर्मिनेशन से स्वागत करता हूं आपका बिहार इतिहास को जानने के क्रम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह का, यानी कि शुरुआत जो है हम लोग चंपारण सत्याग्रह से शुरू करने वाले हैं जो 1917 में हुई थी। और चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया सबसे पहला आंदोलन था। इसमें किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। हम कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया बिहार में पहला आंदोलन था और इसमें जो है किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया, मतलब ऐसा विरोध जिसमें हिंसा नहीं हो। और ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार जो है किसानों को अपनी भूमि का 3/20वां हिस्सा पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसीलिए इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तिनकठिया पद्धति का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 बीघा जमीन पे 3 कट्ठा जमीन में जो है नील की खेती करनी अनिवार्य है, इसीलिए इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलकर चंपारण सत्याग्रह के किसानों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया था और इसके बाद ही यह आंदोलन हुआ था। गांधी जी जो है कलकत्ता से पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे थे। गांधी जी कलकत्ता से पटना पहुंचे, फिर मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए जो है 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी जिला पहुंचे थे और चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश दिया था, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर किया गया था। यानी कि चंपारण जब पहुंचे थे वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को अल्टीमेटम दिया, आप चंपारण छोड़कर चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से गांधी जी के ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया था। और गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जो थे उसका नाम एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, उसके द्वारा एक जाँच कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष F.G. स्लाई थे, जो गांधी जी सहित L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, D.J. रीड तथा रैनी इसके सदस्य थे। यहाँ पर हम देखेंगे जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष L.C. स्लाई थे और गांधी जी सहित इसमें जो है L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, D.J. रीड तथा रैनी इसके सदस्य थे। और इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति को जो है चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया था और इस समिति ने तिनकठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। यानी इस समिति का कहना था आप जो है तिनकठिया पद्धति जो शुरू किए हैं उसे समाप्त किया जाए। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभू शरण, ये सब गांधी जी के महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करते थे। एक बार मैं फिर से बोल दूं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के अलावे गांधी जी का साथ देने वाले उसके सहयोगी जो थे राजकुमार शुक्ल बिहार से, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर और शंभू शरण, ये सब गांधी जी के महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करते थे। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया था। एक दीनबंधु मित्र जिन्होंने अपने बंगला नाटक में नील दर्पण, जो कि बंगला नाटक है, उसमें उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त ने किया था। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम नील दर्पण था। उन्होंने उस पुस्तक में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया था और इसी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन यानी कि अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया है। इसके बाद हम लोग जो है खिलाफत आंदोलन की बात करने वाले हैं। खिलाफत आंदोलन हम देखते हैं तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान था वह मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। तुर्की का ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता अर्थात खलीफा माना जाता था और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 ईस्वी में, उसमें तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध धूड़ी राष्ट्रों के साथ था। तुर्की जो है ब्रिटेन के खिलाफ था, धूड़ी राष्ट्रों का पार्टनर हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद जो है तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उसका साम्राज्य सीमित कर दिया गया था, जिसमें संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, उसके समर्थन के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था।
और गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को हुई थी। गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में हुई थी और 24 नवंबर 1919 को आयोजित की गई थी, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। और 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। फिर से बोल दूं, गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। और 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। और बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए थे। बिहार में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली वो पटना आए थे तथा 24 से 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन भी किया था। शौकत अली को पटना बुलाया गया था, जिन्होंने 24 से 25 अप्रैल पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का भी आयोजन किया और उसमें जो है असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और मजरूल हक, शाह मोहम्मद, इन सभी लोगों ने भाग लिया था। मैं एक बार फिर से बोल दूं, इस सभा में जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद, इन सभी मुख्य लोगों ने भाग लिया था। और इस सभा का हसन इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा ने विरोध किया था। दो लोग थे जो इस सभा का विरोध करने वाले थे, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम था। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली ने किया था। ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था इसका नेतृत्व जो है अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मोहम्मद शौकत अली, इन दोनों लोगों ने किया था। इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो थे गांधी जी तथा अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया था। और बिहार में भी इस आंदोलन की तीव्र प्रक्रिया हुई थी। बिहार में भी इस आंदोलन को लेकर तीव्र प्रक्रिया हुई थी। और बिहार में असहयोग आंदोलन को अगर देखें तो यह जो है 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें 4 से लेकर 9 सितंबर 1920 तक हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया। ठीक है, परंतु इसके पूर्व ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। मतलब यह प्रस्ताव तो 4 से लेकर 9 सितंबर को हुआ था, लेकिन इससे पूर्व ही जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने असहयोग को पारित करके सरकार से खिलाफत यानी असहयोग करना शुरू भी कर दिया था। बिहार के एक बैरिस्टर थे, उसका नाम हसन इमाम था। उसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई। और इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई थी। मैं एक बार फिर से बोल दूं, बिहार के बैरिस्टर थे जिसका नाम हसन इमाम था, उसकी अध्यक्षता में बिहार का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई। और इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई थी। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इन सभी ने, जो भी महत्वपूर्ण नेता थे बिहार के, इन सभी लोगों ने परिषद के चुनावों में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। परिषद का जो चुनाव चल रहा था उससे अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में 12वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन करने का बात किया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख नेता जो थे, मुंगेर से शाह मोहम्मद जुबैर, पटना से गुलाम इमाम और मोतिहारी से गोरख प्रसाद थे। जो बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें प्रमुख नेता शाह मोहम्मद जुबैर जो कि मुंगेर जिला से थे, गुलाम इमाम जो कि पटना जिला से थे और गोरख प्रसाद वो मोतिहारी जिले से थे।
महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ 2 चीज़ों का उद्घाटन किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है 22 सितंबर 1921 को हुआ था। 22 सितंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। मैं एक बार फिर से बोल दूं, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से जो है वहाँ के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। 22 दिसंबर 1921 को हुआ था और इसी के विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। प्रिंस के आगमन के विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी और मौलाना मजरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। मौलाना मजरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का भी गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे तथा श्री कृष्ण सिंह इसके एक प्रमुख नेता हुआ करते थे। फुलवाड़ी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया नामक संस्था का गठन किया गया। फुलवाड़ी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया नामक संस्था का गठन किया गया और यह संस्था वर्तमान में भी सक्रिय है। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। 1922 में एक वार्षिक अधिवेशन बिहार में हुआ था और बिहार में कहाँ? तो गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 में जो कांग्रेस वाला वार्षिक अधिवेशन है बिहार के गया जिला में हुआ था और उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इन्होंने परिषद में प्रवेश को समर्थन किया था। इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया था, परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया। चित्तरंजन दास ने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और इन्हीं मतभेदों के कारण चित्तरंजन दास ने भी मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज दल का गठन किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। जब चित्तरंजन दास ने गया में उसकी अध्यक्षता की थी, इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस को इस बात से नाराजगी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। इसी मतभेदों के कारण चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन सभी के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहाबाद जिला में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई। और आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, उसी समय उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी यानी कि गोरखपुर नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी गई। चूँकि यह आंदोलन जो है पूरी तरह से अहिंसात्मक चल रही थी, असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक चल रही थी, लेकिन बिहार के शाहाबाद में जब नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तथा लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई थी, जब आंदोलन चरम स्थिति पर था, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी यानी गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, उसी जगह 5 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन जो है उसी चौरा चौरी के बाद जो है समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन कमीशन और बिहार के बीच अगर संबंध के बारे में चर्चा करें तो भारत में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 ईस्वी में अधिनियम की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन से सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाले कमीशन का गठन किया गया। भारत में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड यानी कि 1919 ईस्वी में अधिनियम की प्रगति की जाँच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाले कमीशन का गठन किया और वर्ष 1928 में भारत आया और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जो गठित किया गया था उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इस आयोग का व्यापक एवं तीव्र विरोध किया गया। तो लॉर्ड इरविन और सर जॉन साइमन के साथ साथ 7 और सदस्य जो थे इसमें साइमन कमीशन में, इसमें सभी के सभी अंग्रेज ही थे और बिहार में इस बात का तीव्र विरोध हुआ। भारत में इस बात का तीव्र विरोध हुआ
और बिहार में जो है सर अली इमाम के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। बिहार में जो है इस बात को लेकर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करना और उसका विरोध करना, इस दोनों बात के लिए एक योजना बनाई गई। और 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को 12 दिसंबर 1928 को आयोग का सदस्य जब पटना पहुंचे, यहाँ भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। यानी भारत जब पहुंचे थे वहाँ भी, और जब बिहार में पटना जब पहुंचे यहाँ भी उसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। परंतु साम्राज्यवाद के समर्थक लोगों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। यानी जो लोग साम्राज्यवाद का समर्थन करते थे उस समय, जो अभी भी मोनार्की सिस्टम को मानने वाले थे, वो लोग जो है साइमन कमीशन का स्वागत किया। और आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए। डुमराव से महाराजा डुमराव थे जो कि साइमन कमीशन का समर्थन करते थे, उसके आतिथ्य का निमंत्रण पाके वो लोग जो है डुमराव गए। परंतु यहाँ भी राष्ट्रवादियों द्वारा उनका व्यापक विरोध किया गया। मतलब जब डुमराव गए वहाँ पे महाराजा डुमराव तो भले ही उसका समर्थन कर रहे हों, लेकिन वहाँ के जो प्रजा थे, वहाँ के जो दूसरे लोग थे, वो लोग भी साइमन कमीशन के विरोध में थे, साइमन कमीशन का बहिष्कार चाहते थे, इसलिए उसका व्यापक विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेड़ा हुआ के गीत गाए गए। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेड़ा हुआ, ये भी गीत चले थे, खूब चला था उस टाइम पे। आज़ाद दस्ते से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर तथा पूर्णिया में ऐसे कई संगठनों की स्थापना की गई, जैसा कि आज़ाद दस्ता था। और नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 ईस्वी तक यह जो है आंदोलन शिथिल पड़ गया था। आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर तथा पूर्णिया में बहुत सारा संगठन बना था। और नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 ईस्वी तक यह आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। इधर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया। कदम कुआं पटना का एक क्षेत्र है, कदम कुआं, वहाँ पे महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया था। कदम कुआं जो कि पटना के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसकी अध्यक्षता जो है श्रीमती भगवती देवी ने किया था। भगवती देवी ने महिला का जो जुलूस निकला था उसी में उसकी अध्यक्षता की थी। और सरकारी दमनकारी नीतियों के विरोध में आग संपूर्ण बिहार तक फैल गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जो है जयप्रकाश नारायण ही थे। भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने हेतु, ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु ध्रुवीय दल की एक स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसके बाद हम देखते हैं फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, जो सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो कि सिवान थाने पर झंडा फहराने के लिए गए थे, पुलिस के हाथों गोलियों का शिकार हो गए। और कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा तथा सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी और चंपारण में भी आदि क्षेत्रों में भी क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन कर लिया था। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं, गया, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में भी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने खुद का एक सरकार गठन कर लिया था, सरकार का गठन कर लिया था। और तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 महीनों तक शासन रहा था। तिरहुत क्षेत्र में हम देखते हैं, तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 महीनों तक शासन रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महिलाएं भी शामिल हुई थी जो बिहार से संबंधित है, उसके हम लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं। श्रीमती भगवती देवी जो कि अध्यक्ष भी थे, वो पटना से थे। शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली से, राधिका देवी वैशाली से, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, भवानी मल्होत्रा ये मुजफ्फरपुर से थी, रामस्वरूप देवी भागलपुर से, अकली देवी जो शाहाबाद से थी, धतूड़ी देवी मुंगेर से, हुंगेड़ी देवी मुंगेर से और रुमपंतिया देवी यह भी मुंगेर से थे।
स्वतंत्र भारत के उदय के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता सत्ता हस्तांतरण हेतु भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का 3 सदस्यीय दल भारत आया था। 3 सदस्यीय दल भारत आया था, जिसमें कि पहला जो था वो पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो थे वो A.B. अलेक्जेंडर थे। पहले का नाम पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम A.B. अलेक्जेंडर थे। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर आम सहमति नहीं बन सकी, यानी जो प्रस्ताव इस मिशन ने पेश किए उसमें आम सहमति नहीं बन सकी। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1946 में देश में चुनाव कराए गए और चुनाव परिणामों के बाद 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 1946 में देश में आम चुनाव हुआ था और इसमें जो परिणाम निकल के आया उसके फलस्वरूप 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार का गठन किया गया और इसी समय भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब 12 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार कांग्रेस द्वारा गठन किया गया था, इसके बाद ही जो है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। फलस्वरूप क्या हुआ कि 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद क्या हुआ कि 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हो गए। 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जयराम दास दौलतराम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल तथा श्री कृष्ण सिंह ने बिहार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यहाँ पे हम दो नाम देखते हैं। पहला नाम है जयराम दास दौलतराम, ये जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल बने, और श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने और श्री कृष्ण जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद हम लोग बिहार का गठन को एक बार देख लें। बिहार जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जो कि हम लोगों को बढ़िया से पता है और भारतीय इतिहास में बिहार की अपनी एक पृथक पहचान रही है। अकबर के काल में बिहार को एक भिन्न सूबे के रूप में मान्यता मिली थी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में पृथक बिहार राज्य की मांग प्रारंभ हो गई थी। अकबर के राज्य में ही बिहार को एक सूबा के रूप में मान्यता मिल गई थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पृथक राज्य यानी कि बिहार राज्य की मांग होने लगी और इस संदर्भ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण द्वारा आरंभिक प्रयास किए गए थे। सबसे पहले प्रयास करने वाले जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण थे। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब 1889 ईस्वी में इंग्लैंड गए तो वहाँ भी उन्होंने बिहार राज्य को पृथक अस्तित्व दिलाने की मांग प्रमुखता से रखी थी। वहीं अगर सविनय आंदोलन एवं बिहार को देखें तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद की थी, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रस्तावित किया गया। मैं एक बार फिर से बोल दूं, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर इसका उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना, तो इसलिए इसने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 12 मार्च को शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाया। दांडी यात्रा में गिरवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू ने भाग लिया था। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का कार्य प्रारंभ हुआ।
यानी दांडी यात्रा के दौरान ही एक तो बिहार में गिरिवरधारी चौधरी, जिसको कारो बाबू कहते थे, कारो बाबू ने उसका साथ दिया था दांडी यात्रा में बिहार में। और इसी क्रम में जो है बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों का दुकानों पर धरना देने का कार्य भी शुरू हुआ था। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम थे। पटना में 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम थे और उसके उपाध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा तथा के बी दत्त थे तथा मुख्य सचिव जो है हसन इमाम को बनाया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक जो है वो दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक के रूप में दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक के रूप में दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तथा अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तथा अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी और इस आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने के अभियान चलाया गया तथा बिहार में समुद्री तट नहीं होने के कारण सोडा से नमक बनाने पर बल दिया गया। क्योंकि बिहार का भौगोलिक हम लोकेशन देखेंगे तो भौगोलिक जो है सीमा उसका समुद्रों से नहीं लगती है, इस वजह से सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। और बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नखास पिंड यानी कि पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुनाया गया। नखास पिंड जो कि पटना में ही पड़ता है, वहाँ पर ही सोचा गया कि नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाएगा। इस वजह से जो है नखास पिंड चलो का नारा दिया गया, नखास पिंड चलो, नखास पिंड चलो, नखास पिंड चलो। सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया। 2 जिला सारण और हाजीपुर, इस दोनों जिला में, बिहार के इस दोनों जिला में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में अगर नमक सत्याग्रह हम पूछेंगे कि कहाँ पर शुरू हुआ था, तो बिहार में सबसे पहले सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। हम देखते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी औपचारिक स्थापना जो है 1934 में हुई थी, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इसके संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब महान बिहार के नेता थे। इसके अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। और इस पार्टी को 1948 ईस्वी में भंग कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1934 में औपचारिक रूप से की गई थी और 1948 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी भंग कर दी गई। इसके बाद हम देखते हैं बिहार में एक छोटा सा सत्याग्रह हुआ था, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं। बिहार में एक छोटा सा सत्याग्रह हुआ था जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1940 ईस्वी में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। वर्ष 1940 ईस्वी में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की थी और इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की थी और इसका जो है इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया तथा बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। और इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी सम्मिलित हुए थे। छोटा नागपुर में ताना भगत जो थे वह भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री कृष्ण सिंह को 27 नवंबर 1940 को गया में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था। जिस बात को लेकर जो है इसका व्यापक विरोध हुआ था। और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह बने, जिन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया था। पहले सत्याग्रही तो श्री कृष्ण सिंह थे, जिसे गया में गिरफ्तार किया गया, और दूसरे सत्याग्रही जो है अनुग्रह नारायण सिंह बने, जिसे पटना में गिरफ्तार किया गया। और कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में
गिरफ्तार हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, इस बात को हम लोग इस बिंदु में स्पष्ट रूप से देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें जो है बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने जो 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, जिसको लेकर जो है ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलवाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया। छात्रों द्वारा अंजुमन इस्लामिया हाल में आयोजित सभा में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव पारित किया। एक और महत्वपूर्ण घटना, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पटना के जिलाधिकारी WC आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 अगस्त जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ठीक उसी दिन जो है पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ के जो जिलाधिकारी थे WC आर्चर, उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा बांकीपुर जेल भेज दिया गया। उसके साथ साथ जो है मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े बड़े नेता जो बिहार के थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसी बीच जो है पटना में एक गोली कांड हुआ था, उसको हम लोग देख लें। पटना सचिवालय में गोली कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, यानी कि यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के कलेक्टर जो है WG आर्चर ने इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखिएगा, 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया। बच्चा सब पहुंचा, बिहार विधानसभा जो सचिवालय था वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो कलेक्टर बाबू थे WC आर्चर, उन्होंने इन छात्रों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक छात्र इसमें घायल हुए। इस आंदोलन में हम देखते हैं कुल मिला के 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक छात्र जो है घायल हो गए। इधर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में हम देख रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते का गठन किया, यानी एक दल का गठन किया। वो जो है झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद थे, वहाँ से फरार हो गया, नेपाल के राजविलास जंगल में पहुंचा, वहां पे आज़ाद दस्ते का गठन किया और इस दस्ते का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरह से ब्रिटिश को हानि पहुंचाना। यानी कि इस दस्ते का काम जो है थोड़ा सा गांधी जी के सिद्धांत से बिल्कुल उलट है। इस दस्ते में शामिल युवकों के सरदार जो है नित्यानंद सिंह थे, उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उस दस्ते में जो भी लोग शामिल थे उसमें नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। और हम यहाँ पे देखते हैं एक लिस्ट जो कि आप भी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पटना सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो 7 छात्र मरे थे उसके नाम, सबसे पहला विद्यार्थी जो था उसका नाम उमाकांत प्रसाद सिन्हा था, जिसको रमन जी भी कहते थे। वो नरेंद्रपुर सारण से बिलोंग करते हैं। सतीश प्रसाद झा जो कि खरहरा भागलपुर से बिलोंग करते हैं। जगपति कुमार जो कि खराटी यानी औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। रामानंद सिंह जो कि शहादत नगर यानी कि पटना से संबंधित है। देवीपत चौधरी जो सिलहट यानी जमालपुर से संबंधित है। राम गोविंद सिंह जो दशरथ यानी कि पटना से ही संबंधित है। राजेंद्र सिंह जो कि बनवाड़ी चक यानी कि सारण जिले से संबंधित है। सच्चिदानंद सिन्हा था। महेश नारायण, यहाँ पे गलती से नारा लिखी है, नारायण पढ़ेंगे इसको। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल के माध्यम से
भारत सहित इंग्लैंड में भी पृथक बिहार राज्य की मांग उठाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल के माध्यम से सहित इंग्लैंड में भी पृथक राज्य बिहार की मांग उठाई। वर्ष 1894 में उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार राज्य के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। वर्ष 1894 में उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट इसको अलग बिहार राज्य के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से बिहार ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में इस तरह के प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से ही बिहार ही नहीं हम कह सकते हैं कि यह सम्मेलन जो है भारत में सबसे पहला हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में, जिसके सभापति बैरिस्टर शरफुद्दीन थे। उस सम्मेलन के सभापति जो है बैरिस्टर शरफुद्दीन थे। और वर्ष 1908 ईस्वी में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना की गई थी और 1908 में ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ पे 1908 में दो घटना हम देख रहे हैं। प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना अली इमाम की अध्यक्षता में की गई थी और वर्ष 1908 में ही कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 1910 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पृथक बिहार राज्य की स्थापना का मांग प्रभावपूर्ण तरीके से रखा गया था। 1910 में 1908 के बाद यानी 2 साल बाद जो है भागलपुर में एक बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन फिर से हुआ, जिसमें पृथक बिहार राज्य की स्थापना का मांग प्रभावपूर्ण तरीके से रखी गई। वर्ष 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में पृथक बिहार राज्य के निर्माण की घोषणा की गई। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में, मतलब बिहार एक अलग राज्य होगा, इस बात की घोषणा की गई, जिसमें उड़ीसा यानी कि आज का जो उड़ीसा है वो शामिल था। 1 अप्रैल 1912 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार स्थापित हो गया। 12 दिसंबर को घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 को इसकी जो है स्थापना कर दी गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1936 में बिहार का प्रशासनिक स्वरूप बदला तथा बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार की स्थापना जो है 12 दिसंबर 1911 में जो है एक अलग बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा दिल्ली के शाही दरबार में की गई। फिर जो है 1 अप्रैल 1912 को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद दोबारा 1936 ईस्वी में बिहार का प्रशासनिक स्वरूप बदला, जिसमें कि उड़ीसा को अलग करके एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ। एक नए राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ। पहला बंटवारा में उड़ीसा अलग हुआ था, 1936 में अलग हुआ था, और दूसरे बंटवारा में जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं झारखंड अलग हुआ था, जो 2000 में अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिहार इतिहास को मोटा मोटी देख लिया है, पूरा कवर कर लिया है। आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कीजिएगा, या कोई सुझाव होगा तो ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।